यूजीसी रेगुलेशन 2026 का जो ये रेगुलेशन जो आए हैं 13 जनवरी 2026 के जो गजट में उन्होंने प्रकाशन किया है, इसके विरोध में पूरे देश के जो सवर्ण समाज और जो हमारी जितनी भी समिति थी उसके सभी लोग पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मैंने पहले बताया कि सनातन की कोई सरकार नहीं है, न तो हिंदू की सरकार है। ये हिंदू दो ही सरकार है, सनातन दो ही सरकार है, गैर सनातन और छद्म सनातन सरकार है। यदि किसी भी गैर सनातनी व्यक्ति ने वहाँ पर परमिशन मांगी होती, चाहे रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर हो, उसको तुरंत दे दी जाती। लेकिन हम लोग जो सनातनी समाज से आते हैं, सर्व समाज से आते हैं, उन्होंने जो परमिशन मांगी, पहले तो उन्होंने एक तरीके से शाब्दिक रूप से पहले बताया यहाँ परमिशन दी जाएगी, लेकिन आनंद फानंद में आखिरी समय पर परमिशन को निरस्त कर दिया। कारण क्या दिया? कुछ भी कारण कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से जो हम लोग करीब जो 70-80 हज़ार मुझे लगता है हम लोग के सभी समाज के लोग पहुंच चुके थे, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हम सब लोगों ने गिरफ्तारी दी। वहीं दूसरी तरफ आप देखा प्रयागराज की घटना देखा होगा, कुछ ऐसे जो सनातन द्रोही लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, जब प्रयागराज में वो लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे बसों को जलाते हैं। ऐसे लोगों को परमिशन आपको जंतर मंतर से लेकर रामलीला हर जगह दे दी जाती है, लेकिन सनातनी लोगों को ये गैर सनातनी सरकार परमिशन नहीं देती है। अच्छा, तो मैं अगर इस पर मिश्रा जी अगर आपसे बात करूं कि आपका एजेंडा क्या है? अब ये तो यूजीसी रेगुलेशन आई, इस पर सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया। पहली बार ऐसा देखा गया कि ये समाज कभी सड़कों पर नहीं आया, इसने कभी व्यवस्था को खराब नहीं करा, पर अभी भी नहीं करा है, पर सड़कों पर जरूर आया अपना आक्रोश लेकर। पर इसके बाद आपका एजेंडा क्या है? सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट आने वाली तारीखों में इस यूजीसी ये जो एक्ट सरकार लाने की कोशिश करी है, इसको निरस्त कर देती है, तो उसके बाद एजेंडा आपका क्या रह जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने जो कहा रामलीला मैदान, वो ठीक नहीं है। जंतर मंतर क्षमा चाहूंगा। और जंतर मंतर जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत जी जितना एरिया उन्होंने प्रोटेक्ट किया है वो हमारे आंदोलनों के लिए है। हमेशा वहाँ आंदोलन चलते रहते हैं। हमारे आंदोलन को भी परमिशन ग्रांट की गई थी, लेकिन ये बहाना बनाते हुए कि सेम डे एक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना था, जो उद्घाटन एक दिन आगे पीछे हो सकता था। और प्रधानमंत्री मोदी अब शायद ऐसा लगता है कि वो शॉप्स का, प्राइवेट कुछ और तरह की बिल्डिंग्स का भी उद्घाटन करना चालू करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही उद्घाटन करता प्रधानमंत्री है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बहाने से उस परमिशन को शाम को कैंसिल किया, जब ऑलरेडी देश का सवर्ण तैयार होकर घरों से निकल चुका था। कुछ ट्रेन में थे, कुछ बसेज में थे, कुछ अपने वाहन से थे, आसपास के लोग और टू व्हीलर्स से भी थे। लेकिन जब दिल्ली पहुंचता है तो बाहर बॉर्डर्स पे उनको लाखों की संख्या में रोका जाता है। बसेस को, प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं अंदर जाने दिया जाता। मैं भी बड़ा मुश्किल भारी भाग रहा, फिर बड़े मुश्किल में प्रवेश किया मैंने। लेकिन जो हमारे अभी अलंकार जी ने कहा कि गैर सनातनी सरकार चल रही है, ये सवर्ण विरोधी सरकार है, ये अधर्मी सरकार है। इस सरकार से सवर्ण को और सनातन को कोई अपेक्षा कभी करना ही नहीं चाहिए। और जो सवर्ण आज अभी मैदान में आया है, रोड पे आया है, वो अब सदन तक जाएगा। ये निश्चित तय कर रहे हैं कि अब सवर्ण रुकेगा नहीं, और वो सदन में बैठेगा भी, और सदन में जो जाति आधार पर कानून पास किए जाते हैं उनका विरोध करेगा, उनको निरस्त करेगा। जाति आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इसमें कि इसके परिणाम क्या हैं? अगर मैं बोलूँगा आप निष्पक्ष होकर बताएं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए ये किसी जाति की बात नहीं हो रही है। मेरिट को आप कहाँ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, एक लिमिट है। आप क्या -40 जिसने मार्क लाया है, कोई मेडिकल पीजी कहीं पे इंट्रेंस है, कहीं पे भी ऐसी जगह है, तो क्या -40 जो स्कोर करने वाले से आप अपना इलाज कराएंगे? मतलब -40 का मतलब है वो निरक्षर से भी बुरा। तो यदि आप लोग ऐसे लोगों से इलाज कराने का मतलब ये है कि अगर गॉल ब्लैडर का आपको अपना ऑपरेशन कराना है, रिमूव करने का, तो कीड़ा मारेगा, गॉल ब्लैडर की जगह आपका लिवर किडनी कुछ निकाल आएगा, तो उसे ये पता ही नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये देखिए एक बेसिक है, कहीं आप कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपके इवन एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मिलिट्री आर्म फोर्सेस है, यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देश में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत दूरगामी, बहुत भयावह परिणाम होगा जब मेरिट की जगह आप नॉन मेरिट को आप ऊपर ले आएंगे, और जो आप अयोग्य है, तो ऐसे में क्या होगा, देश में
कि किसी की जान से जा सकती है। ऐसे में किसको झेलना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को ही एंड में आके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा फेस करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी फेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ पॉलिसी जो है बहुत खराब यहाँ पे बनाई जा चुकी है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं है, सेना में कोई आरक्षण मांगता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सीधा छाती में गोली खाने की बात होती है। तो इसलिए सेना में आरक्षण की बात ना सरकार करती है, ना कोई आरक्षण लेने वाले इस पे करते हैं। आपने कहा कि ये गैर सनातनी सरकार है, देश के कांग्रेस के ऊपर से भरोसा लोगों का पहले ही हट चुका है। और अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो जिसको कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए कांग्रेस पहले वो उसको नकार चुके हैं। भाजपा का जो अब हाल दिख रहा है, तो सवर्ण समाज में बहुत गुस्सा आ चुका है। तो जाएगा तो या तो नोटा दबाएं। नोटा क्यों दबाएंगे? मैंने कहा हम लोग विकल्प के रूप में स्थापित हो। विकल्प क्या है? राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हमने स्थापित किया है। आप देखिए, अभी घोषणा करके हम लोग जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन माननीय भारत निर्वाचन आयोग जा रहे हैं, अपनी राजनीतिक मान्यता लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जा रहे हैं। जब आपका 70 करोड़ लोग कोर वोटर हमारे साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ कंपनी और इनके चाटुकार लोग बचे हुए। अब देखिए, कंपनी कोलैप्स हो चुकी है, जल्दी ही इनका गरुड़ पुराण, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ये कंपनी की मृत्यु हो चुकी है, भस्मासुर की। अब हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ने जा रहे हैं। सनातन में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। भस्मासुर जनता पार्टी के जल्दी हम लोग गरुड़ पुराण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अब अलंकार जी, मेरे 2 प्रश्न आपकी इसी बात पर हैं। पहला प्रश्न तो ये, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, आप 27 के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं या आप लोकसभा के चुनाव? मुझे तो लगता है 26 हो सकता है, 26 में चुनाव में हो सकते हैं। हो सकता है ये लोग अप्रैल तक आते आते जो है, जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है, इसको रिजाइन देना पड़ जाए। बहुत सारे इनके जो है पाप कर्म सामने आ रहे हैं, वो हो सकता है जल्दी रिजाइन कर दें। एक पार्टी को चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। आज तो आपने घोषणा कर दी है और आपने बोल भी दिया कि आप पार्टी बना रहे हैं और आप चुनाव आयोग जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे। पर भाजपा के पास, कांग्रेस के पास, ये जो पार्टियां पहले से चल रही है, इनके पास संगठन है जो कि ग्रास रूट लेवल से काम कर रहा है। अभी आपकी पार्टी नहीं है, आप इसकी या और भी जो पार्टीज आ रही हैं, जो और भी जो ऑप्शंस आ रही हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप ये मानते हैं कि आप विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। ये तलाश करनी नहीं, विकल्प हमने दे दिया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में एक पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी। अब मेरा प्रश्न वही था, तो वो कैसे आ गई? हाँ, तो वो जनता जब आती है, जब जनता हाँ, आक्रोशित होती है, स्वयं आके वही चुनाव लड़ती है। फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। अब जनता को हमें कुछ बोलना नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी भारत निर्वाचन आयोग के सामने मान्यता के लिए हम लोग पूरे दस्तावेज लेके जा रहे हैं। यदि वो दबाव में आते हैं तो ध्यान रखिए, बहुत तगड़ा आंदोलन होने वाला है भारत निर्वाचन आयोग के आगे। अब मेरा प्रश्न इसलिए, आप मेरा एक प्रश्न ले लीजिए कि जिस पार्टी की आपने बात करी, बड़ी अपेक्षाओं से पार्टी आई और ऐसा समर्थन मिला जो कि इतिहास में कभी किसी को मिला नहीं था। कहीं ना कहीं थोड़े ही टाइम के अंदर, अब क्या हाल है, किसकी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, और जो भरोसा उस पार्टी के ऊपर था और जो लोग उनके साथ जुड़े थे, आज उनकी क्या हालत है, पार्टी और उनके बीच में कितनी दरारें आ चुकी हैं, उनकी क्या हालत है, पार्टी उनको छोड़ चुकी है। और वो लोग कहते हैं कि हमको धोखा मिला। आपके साथ जो जुड़ने वाला, क्योंकि देखिए, एक जन आंदोलन से निकल के एक पार्टी आई और ये कहा गया कि एक ऐसी पार्टी बन गई कि इसने वो हल कर दिया कि शायद आने वाले 50 सालों में कोई और जन आंदोलन अगर उठे तो पब्लिक उस पर उतना भरोसा ना कर पाए। ऐसे में आप किस भरोसे में कहते हैं? आपको ये जानकारी नहीं होगी। यदि आपने इलेक्शन को स्टडी किया हो, जो पहली बार अगर आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई थी, उसमें जो वोट परसेंटेज था, जो विदेशी जनता पार्टी का, वो बढ़ा था। अभी आपको जानकारी नहीं है, वो जो पार्टी आई थी, वो एक कांग्रेस का जो वोट था उसको शिफ्ट होकर पार्टी बनी थी। ये जो हम लोग विकल्प है, जो हमारा कोर वोटर जो पहले इनके साथ बंधुआ मजदूर बना था, वो अब टूट रहा है। आप समझिए, वो एक अलग प्रक्रिया है, ये अलग प्रक्रिया है। हम लोग अलग हो रहे हैं सिस्टम से, अब हम ही रहेंगे। आपकी कंपनी कोलैप्स हो रही है। ठीक है, आपका एजेंडा क्या है? आपकी पार्टी, अगर मैं आपके राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो आपने राम पार्टी बनाई है, तो आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु सबसे पहले तो देश की गैर सनातन सरकार है, इसने इतनी बी टीमें बनाई हैं, डिवाइड एंड रूल करके। इनकी बी टीम है, हर पार्टी का आप नाम लेंगे बता देगा ये इनकी बी टीम है। ये सनातन की बात करते हैं। यहाँ सरेआम किसी भी सोशल मीडिया चैनल देखेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, अलग अलग कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है, उस पर कोई नहीं काम करेगा। सबसे पहला एजेंडा तो हम एक सनातन टास्क फोर्स, लीगल सनातन टास्क फोर्स बनाएंगे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और एक सनातन डिफेंस जो टीम बनाएंगे, जो जैसे सिविल डिफेंस की टीम होती है, वैसे कम से कम हर तहसील में 100 सदस्य होंगे।
हर जिला स्तर पे 100 सदस्य। जो ऐसी कोई घटना या कोई गाली गलौज की घटना कर रहा है तो वो सूचना देगा, हमारा एक सूचना तंत्र होगा, उसे सनातन टास्क फोर्स को सूचना आएगी, हम लीगल उसको बिल के माध्यम से या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से उसको मान्यता देंगे, आएगी तो हम इनको जेल भेजेंगे, चाहे हम इनको उम्र कैद करनी पड़े। जो हिंदू देवी देवताओं को और कहीं भी ऑनलाइन किसी भी जगह मॉनिटरिंग मिल गई, इनके पास सब रिसोर्स हैं और उसी ये कार्रवाई करते हैं, सब सरेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, वही उन्हीं की बी टीम जो है काम कर रही है। तो ये जो खुद ही प्रश्रय दे रहे हैं, हम ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजेंगे। मिश्रा जी, भाजपा से और कांग्रेस से भी कुछ के खिलाफ, जातीय रिजर्वेशन के खिलाफ और यूजीसी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है, जिसमें अगर मैं मुख्य नाम लूं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, इस तरह के भी लोग उनके वहां पर मौजूद हैं जो वहां से भी आवाज उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई असर है पार्टियों पर या समाज के ऊपर, या वो जो नेता वहां पर बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कभी वो नेता के भी आप लोगों के साथ भी आ सकते हैं? देखिए, उनके मैक्सिमम जो नेता हैं जिन्हें वो अभिनेता बना के चलते हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके विधायक और सांसद हैं, वो आज मैक्सिमम हमारे लोगों के साथ हैं। बस देर इस बात की है कि कब उनका इतनी हिम्मत बढ़ेगी कि वो हमारे पास चल के आ सके। आना निश्चित है, देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। वो सब अपनी घर वापसी करेंगे, क्योंकि देश और परिवार पहले होता है और पार्टियां बाद में होती हैं। यहाँ आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि देश को भी बचाना है बंटवारे से, गृह युद्ध से बचाना है देश को, साथ ही अपने परिवार और समाज की भी रक्षा करनी है, सनातन की भी रक्षा करनी है। इसलिए वो भी हमारे पास वापस आएंगे और सभी जितने सांसद हैं, 90 सांसद हैं आज सब मेरे हिसाब से, लोकसभा राज्यसभा मिला के सभी सांसद एक स्वर में कुछ समय बाद बोलते दिखेंगे आपको। अन्यथा हमारा दृढ़ निश्चय है, अगर वो वापसी नहीं करते, हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाते, हमारे साथ नहीं चलते, तो हम उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत कर देंगे। अच्छा, फिर इस बात पर मैं एक मेरा प्रश्न आपसे और मिश्रा जी, कहा जाता है ये 90 और 10 का जो आंकड़ा है कि आप 10% और 90% है, तो जो डोमिनेशन रहेगा वो हमारा रहेगा। एक आंकड़ा मैं निकाल के लाया हूं, अगर ये आंकड़ा गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि देश में 7% वैश्य, 7% कायस्थ, 5% भारत वो ब्राह्मण, भूमिहार 2.9%, खत्री 5.7%, अरोड़ा 3.7%, सूद 0.9%, पटेल 2.8%, पाटीदार 3.6%, हरियाणा के कुछ जाट हैं जो कि 2% हैं, बड़गुजर हैं जो कि 2% हैं, सिख है 1.7%, जैन है 0.7%। अगर अपर कास्ट की अगर हम मुस्लिमों में बात करें, जिसमें कि शेख हैं 3.8% है, सैयद है 1.3% है, पठान है 3.5% है, यह आंकड़ा 60% के आसपास का दिखता है। और इसके अंदर जो जातियां हैं, तो आपको ये जो ये परसेप्शन समाज के अंदर फैला हुआ है, वो सही है या ये सही है? देखिए, वो तो एक भ्रामक स्थिति पैदा करके चल रहे हैं, जिससे सवर्ण टोटली दब जाए, डर जाए कि हम संख्या कम है। हाँ, संख्या कम है। कोई कहता है 3%, कोई 5%, कोई 15%, लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो हम लोग मिनिमम 40% हैं ही इस देश में। हालांकि आज कैलकुलेशन पूरी तरह परफेक्ट किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम 40% से कम नहीं है, ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि 40% पे सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। ठीक है, तो हमने भी उस बीजेपी पे भरोसा करके सरकार बनवाई, सवर्ण का वोट शिफ्ट हुआ था बीजेपी, और जब सब सवर्ण का वोट शिफ्ट होता है वही सरकार बनती है, अन्यथा सरकारें नहीं बना करती, सरकार बिगड़ जाती है। तो आज स्थिति यह है कि जो वोट शिफ्ट बीजेपी के लिए हुआ था, वो वोट अब किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करने तैयार नहीं है। जैसा अलंकार जी ने कहा कि इनने पार्टी बनाई है, तो मेरा कहना यह है कि सारी भारत का जो सवर्ण है वो आज विकल्प की तलाश में है और विकल्प ही देख रहा है। तो उस विकल्प को ही चुना जाएगा, और ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हो, उन पर ही लोग सहमति बनाए क्षेत्र के हिसाब से। अकेला ऐसा नहीं है, हो सकता है ये यूपी में सफलता प्राप्त करें,
लेकिन मैं बिना किसी पार्टी के इन सबका एक सिपाही बन के इनके लिए काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है, यही लेके निकला हूं। लेकिन मेरे मुद्दे थोड़े और आगे जाते हैं। आपके क्या एजेंडे? मेरे एजेंडा में ये शामिल है, क्योंकि ये यूजीसी से पहले मैंने स्टार्ट किया था। वो एजेंडा ये है कि इस देश में आरक्षण की टोटल समाप्ति। जातीय आरक्षण की, आरक्षण की या आर्थिक आरक्षण जी? वैसे भी आरक्षण दो तरह से है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें विकलांग कोटा है, महिला कोटा है, ब्लाइंड कोटा है, बहुत इस तरह के और लोग, तो वो तो सभी के पास उनको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ भी है, सबके यहाँ है। लेकिन जब वर्टिकल रिजर्वेशन की बात आती है, जो जात बिरादरी के आधार पर दिया जाता है, उसके हम सख्त विरोधी हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की, 10 वर्ष के लिए एप्लीकेबल हुआ इनिशियली। 10 वर्ष में आपने कौन सा डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों को हमने बेनिफिट दे दिया और कितने लोग इस भारतवर्ष में सक्षम बन सके? सक्षम मीन आप समीक्षा की बात कर रहे हैं? समीक्षा जी, समीक्षा आज तक नहीं की गई। हर साल, हर 10 वर्ष बाद बढ़ा दिया जाता है। जब इनिशियली रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, लागू हुआ जी, उस समय जनसंख्या लगभग 36 करोड़ समथिंग थी, 40 करोड़ के आसपास जब भारत आजाद हुआ। हाँ ठीक। उस जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन शायद 14 और 16 या 17% दोनों को कैलकुलेट करके दिया। उस रिजर्वेशन से क्या समीक्षा हुई? क्या भारत को, राष्ट्र को या हमारे समाज को, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको कुछ फायदा हुआ या नहीं? ये समीक्षा करना कर्तव्य था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आ रहा है। लेकिन हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ताओं में बैठते हैं, वो इस समीक्षा को जानबूझ के नहीं करते। अगर ये समीक्षा की जाती, मान लीजिए प्रथम बार 10 साल में अगर 2% लोगों को फायदा हुआ था, तो वो 2% लोग उसी समय ऑस्टेट हो जाते, आरक्षण से बाहर हो जाते। और इसी तरह से अगर ये 70 साल और ये 75 हो गया, 75 साल में ये स्थिति होती कि शायद, मैं समझता हूँ कि आरक्षण लेने के लिए पात्र कोई भी जात बिरादरी बचती ही नहीं। अब आपका कहना है कि जिसने आरक्षण लिया उसी के परिवार में आरक्षण मिल रहा है, और जो गरीब दलित है वो उसका फायदा नहीं ले पा रहा। ये आपका, मैं वही आ रहा जी। तो आरक्षण की जब समीक्षा नहीं की गई आज तक, और आरक्षण ने इन 75-70 सालों में क्या ऐसा दिया इस राष्ट्र को या राष्ट्र की विकासशीलता में या प्रगति में? एक भी ऐसा चेहरा बता दे कि कोई ग्रेट साइंटिस्ट, कोई महान डॉक्टर, कोई महान इंजीनियर, कोई महान प्रोफेसर कौन सा निकला? एक नाम तो बताए सरकार ने। क्या हम उन डफर लोगों को जो लो 40 पे और 0% पे जिनके सिलेक्शन होते हैं, एक जगह मैं सुन रहा था कि -40% कैसे आ सकता है? मैं सुन रहा था ये चीज, ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोरी आंसर पुस्तिका मतलब ब्लैंक रखी जाएगी तो 0 हो सकता है, लेकिन -40% कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अगर गाली लिखेगा तो -40% होगा। तो अगर गाली लिखने वाले को और -40% को आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस देश में कभी, जो बार बार कहते हैं ना विकासशील है, ये विकासशील अगले 1000 साल तक रहेगा, विकसित कभी नहीं हो पाएगा। चलिए, ये तो बात हुई अलंकार जी, जो जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि बाकी जो क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में दूसरी पार्टियां लड़े, इन पार्टियों में SC ST OBC के लोगों की क्या जगह होगी? ये देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ जहाँ आपके पास देखिए कैडर है, 403 सीट हैं, और अगर मान लीजिए 80, मुझे अभी एग्जैक्ट मेरी जानकारी नहीं है, अभी स्टडी करेंगे, मान लीजिए 50 सीट है जो रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, तो हमारे कैंडिडेट होंगे तो हम उसमें लड़ाएं। तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? अब कई सीट्स ऐसी होती है तो हमारा श्रवण समाज ज्यादा होता है, रिजल्ट होता है, और हम सनातनी 80 लोग के अगेंस्ट में नहीं है। हम तो वो जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं वो हमारे साथ नहीं आए। हमारे साथ आएंगे तो हो सकता है कुछ उनके साथ समझ लें ठीक नहीं है हमारे साथ है ना, जो क्योंकि हम सनातन टास्क फोर्स बना रहे हैं, उनको जेल भेज देंगे। तो अगर हमें पता चल जाएगा हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, सबसे पहले वो जेल जाएंगे।
तो ऐसे लोग नया जो सनातनी SC/ST भाई हैं वो सब लोग रहेंगे, और हमारे 2 कैंडिडेट हमने डिसाइड भी कर लिए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा जो समाज है, दलित समाज है, या अन्य काफी ऐसे वर्ग हैं जो कि ये दावा भी करते हैं कि हम धर्म परिवर्तन अपना कर चुके हैं, नव बौद्ध हम बन चुके हैं, और ऐसे में लेकिन वो कागजों में मिश्रा जी डिक्लेयर नहीं हो रहा है। अब जी, सबसे बड़ी गलती सरकार की है, और सरकार से वोट के प्रलोभन और लालच में ये कर रही है। हो क्या रहा है, दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इन बौद्ध जो भी कहें। सर्टिफिकेट इशू होता है, वो हमारे मजिस्ट्रेट साहब ज्यादा जानते हैं। सर्टिफिकेट इशू होता है, उसमें लिखा जाता है हिंदू। किस लिए लिखा जाता है? जिससे कि वो रिजर्वेशन प्राप्त कर सकें, जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं सरकार से वो मिल सके। ठीक है। अदरवाइज वो अगर धर्म एक बार परिवर्तित कर चुके हैं तो उन्हें उस धर्म के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ना कि एक हिंदू होने के कारण दलित का ट्रीटमेंट रिजर्व कैटेगरी से उनको बाहर हो जाना चाहिए, EWS में आ जाना चाहिए। क्यों आना चाहिए EWS? तो फिर उनको वो तो कहीं तो आएंगे ना तो या तो माइनॉरिटी कैटेगरी से कंपटीशन करे ना, माइनॉरिटी कोटा में जरूरी है। आपने कभी आकलन उनको माइनॉरिटी पे तो रखेंगे? माइनॉरिटी में तो आज कोटा है, माइनॉरिटी का कौन सा कोटा है? नहीं है मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी पे। अच्छा, संविधान में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन है क्या? धर्म के आधार पर कोई इस तरीके का कोटा नहीं है। नहीं, आप समझ, तो वो चीज गलत है आप बोल रहे हैं। संविधान में तो पिछड़े की भी डेफिनेशन क्या होता है पिछड़ा? सरकार डिटरमिन कर देती है कि हम 8 लाख से कम बिलो जो की इनकम है उनको हम पिछड़ा कहते हैं। ये डिटर्मिनेशन का उनका क्राइटेरिया है, तो पिछड़ा कैसे कह सकते हैं आप? दूसरी चीज ये है कि अभी सरकार ने एक और नया जो अमेंडमेंट, शायद वो पास हो गया, ऐसा मेरे को अभी पता लगा है, लेकिन मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन बिल प्रस्तुत हो चुका है जिसमें आर्टिकल 16 में सरकार ने SC/ST के साथ एंड OBC कर दिया है। अच्छा, मतलब SC/ST OBC अब वो बिल पेश हो चुका है, लेकिन मुझे अभी सूचना मिली थी कि शायद पास हो गया है, लेकिन नहीं भी हुआ तो भविष्य में होने वाला है। दूसरी चीज सरकार ने एक और की कि जो रिजर्वेशन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नहीं होता था, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में था ऑलरेडी, वो रिजर्वेशन भी उसमें बढ़ा दिया कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उनके कास्ट के हिसाब से उनको भी रिजर्वेशन एज पर द पॉलिसी दिया जाएगा। वो भी एक संशोधन का बिल पेश हो चुका है। बल्कि एक और संशोधन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज बांटने की तैयारी कर ली है, उसकी 3 बेंचेस और बनाई जाएंगी। तो ये बिल भी आ गया है और शायद हो सकता है पास जल्दी हो जाए, या मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि कुछ पास हुआ है उसमें। अच्छा, आपकी इतनी शिकायतें सरकार से हैं, अब UGC और आरक्षण तो चलिए पहले से चला आ रहा है, कोई ये भाजपा ने तो अलग से दिया नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार है, और उससे पहले जो VP सिंह की सरकार थी तो वो तब से सब चीजें चली आ रही हैं। तो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा भी तो करा होगा, कुछ आपको कुछ काम अच्छा लगा है सरकार का? नहीं, देश को आप नरसंहार के लिए ढकेल देंगे तो आपका कुछ भी काम अच्छा नहीं है। ये लोग जो है ये ठीक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देश को आप नरसंहार, जाति उन्माद और जातीय जो हिंसा कि उसमें ढकेल रहे हैं, ये इनको देश माफ नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जो 2026 है इनका अंत है। मैं आपको पहले से बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 2026 में ये परेशान रहेंगे। और अप्रैल तक देखिए आते आते कि इतना अपने ही जो जितने इन्होंने कुकर्म किए हैं, इन्होंने, आपको पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया है देश की सत्ता को पाने के लिए, इन सब का जो है चेहरा बेनकाब हो जाएगा और यहाँ जल्दी से यहाँ से हटने वाले हैं। देखिए, इनको देश की जनता से कोई लगाव नहीं है। अभी आप देखिए, अब हम कुछ इसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने ब्लैकआउट मीडिया कर रखा है। अभी एप्स्टाइन फाइल का प्रकरण देख लीजिए, आपको पहली बार ऐसा लगा नहीं कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम हैं? नेपाल, ये जो आपका जो तेल वाला जो क्राइसिस हुआ, इसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक उन्हीं के सरकार से एक लेटर जारी होता है कि हम इंडिया को रशिया से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की परमिशन दे रहे हैं। आपकी सॉवरेंटी पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया है, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आपके यहाँ रायसीना में ही उन्हीं का एक पदाधिकारी यूनाइटेड स्टेट्स का आके बोलता है
अंग्रेजी भाषा में बोलता है कि मैं भारत को अपने बगल में खड़े नहीं होने देंगे, एक गलती हम चाइना के साथ किए, इनके साथ नहीं करेंगे। आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, आपके पास एक ईरान एक स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, जो आप उसके साथ एक डील करते हैं, आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रेड होता है, आप 7वें दिन साइन करने जाते हैं, शौक व्यक्त करते हैं, ये आप में रीढ़ नहीं है, क्योंकि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब मैं वापस जाता हूँ 10 मई 2025 को, जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा होता है, एकाएक ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो अनाउंस करते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया है, हमने युद्ध विराम करा दिया है। क्या उस समय से कंप्रोमाइज हैं कि भारत के ये बोल रहे थे कि भारत की सेना बहुत आगे अपने मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग होल्ड पे, जब स्ट्रॉन्ग होल्ड पे तो पीओके वापस हो जाना चाहिए था, तो कब वापस लेते? तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये बोलेंगे अब तो मैं बता रहा हूँ कि अब प्रेसिडेंट किसको बोला जाए, अब इस पे बहुत सॉवरेंटी जो हमारा क्वेश्चन आ चुकी है। द हेड ऑफ द स्टेट नाउ दे आर कंप्रोमाइज्ड, अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं। देश का जो है, देश को जब तक गिराएंगे, गर्त में डालेंगे, इसी उधेड़ बुन में ये यूजीसी रेगुलेशन आप देखेंगे इस समय पूरे देश में सिर्फ सोशल मीडिया में आईटी सेल की एक्टिव है, हिंदू और मुस्लिम उन्माद फैलाने के लिए। कहीं भी हो जाए हिंदू मुस्लिम उन्माद, देश की जनता जो सड़कों पे, उस पर एक आदमी इनका जो निकम्मे, मैं सफेद पोश बोलता हूँ, ये कुल कलंक है। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी बोलता हूँ, ये सफेद पोश बैठे हुए, ये कुल कलंक है, कुल नाशक है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात पर आता हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी रहे और आपने अभी यूजीसी के मुद्दे पर क्योंकि आपने इस्तीफा दिया और योगी सरकार के अंदर आपने उनके अंदर आपने काम करा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल्स लाए गए हैं, एक तनाव है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में, और योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए कि वो 27 का चुनाव हार जाएं, इसलिए इस तरह की चीजें क्रिएट करी जा रही है। क्या आपको कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई ये है कि यदि वो फूल से चुनाव लड़ेंगे तो 27 में चुनाव बिल्कुल हारेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। नहीं तो आपको लगता है कि उनको हराने के लिए ये सब हुआ है, या इन जनरली इंटेंशन ही जनरल कैटेगरी के लिए सरकार की? ये तो क्लियर है। देखिए, ये आपने देखा बिहार में क्राइसिस क्रिएट की इन्होंने, मैंने बोला कि बिहार की टाइम फाइल इनके हाथ लग गई, तो वहाँ सीएम पद रिजाइन, कौन सा सीएम है, कभी आपने देखा, ऐतिहासिक हुआ है, इट्स द ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी, सीएम को रिजाइन करके देयर मस्ट बी समथिंग ना, उस देयर इज समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग, देयर इज, मैं कह रहा हूँ है वहाँ पर। इनको जैसे इनकी एप्स्टाइन फाइल किसी और के पास है, तो इनकी जो बिहार की एप्स्टाइन फाइल दिल्ली के पास है, तो बेचारे उनका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, ठग लिया इनको, तो ये चीज है। और वाकई में देखिए, लेकिन 27 का चुनाव होगा, फूल के निशान से योगी जी लड़ते हैं, तो वो सीएम नहीं बन रहे, और हो सकता है, मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा और वो कोई एक पार्टी बना ले, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ लें, तो हम लोग शायद अच्छे से हम लोग। अच्छा, योगी जी के पक्ष में आप लोग हैं? हम तब पक्ष में हैं जब ब्राह्मणों का हित रखने के लिए, अभी वो उनका, देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, ब्राह्मणों का हित साधने वाला नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों के हित की बात करूंगा। आपके डिप्टी सीएम एक क्यारा बनाते हैं ब्राह्मणों के नाम पे, वो वहां उस पद पे रहने लायक नहीं, सीधी सी बात है। देखिए, उस पद पे रहने के लिए जो ब्राह्मणों का एक चेहरा होना चाहिए, जो उसका हित रख सके, जो कम से कम समाज का हो, जिसके बारे में प्रति विश्वास हो। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, यदि कोई हो तो उनको हटा के कोई अच्छा चेहरा लाएं, और यदि जीतना है तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से अगर उन्होंने गठबंधन नहीं दिया, कभी नहीं आ सकते, सरकार में कभी नहीं आए। मिश्रा जी, बसपा फिर दलित समाज की एक पार्टी इस क्षेत्र के अंदर आई, चंद्रशेखर ब्राह्मण की एक सांसद, मुसलमानों की एक पार्टी कथित रूप से, वैसे तो उनका पक्ष रखने वाली बहुत और दूसरी पार्टियां हैं, पर कथित रूप से मुसलमानों की एक पार्टी, ओवैसी की पार्टी, एक सांसद, पर वो अपने समाज की बात वहां रख पाते हैं। पर जनरल कैटेगरी के सांसद तो कई होंगे, उनके विधायक कई होंगे, नेता कई होंगे, पर कोई बात अब तक रखी नहीं जनरल कैटेगरी को लेके। जिसको भी इंसाफ दिलाना था सिर्फ दलित को ही दिलाना था, जनरल कैटेगरी को, ब्राह्मण को, वैश्य को, ठाकुर को, किसी को भी इंसाफ दिलाना नहीं था। तो आपको अब कितनी जरूरत महसूस होगी इसकी? देखिए, जरूरत 100% है। जहाँ तक दो लोगों के नाम दिए आपने, दो पार्टियों के, वो बीजेपी की ही बी पार्टियां हैं, वो बीजेपी के लिए ही काम करती हैं, इसलिए उन पर कोई बात नहीं की जा सकती। आप देखिए खुलेआम वो चंद्रशेखर के पार्टी के लोग, दो कौड़ी के लोग, बेअकल लोग हैं, वो लोग किस तरह से देवी देवताओं को गाली देते हैं।
जिस तरह से हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं, सरेआम ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, सरेआम क्षत्रियों को किया जाता है, तो ये क्या है? ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से इस देश में अधर्मियों को रहने का भी अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, उसका कारण है, उसका कारण मिश्रा जी, क्योंकि आपने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। अगर संविधान बनाया तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले बनाया, और उस संविधान में किसी और का कोई भी योगदान नहीं था, इसलिए आपको अधिकार है प्रताड़ित होने का। अगर हमने पानी नहीं दिया होता तो ये आज पैदा नहीं हुए होते। जो जवान खोल के है ना आवाज निकाल रहे हैं बीजेपी की दम पे, देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, उसी समय खत्म हो गए होते। इनने तो कभी कुछ काम ही नहीं किया ना, कुर्बानियां दी, बलिदान तो ब्राह्मणों ने दिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिए, उसके बाद भी देते आ रहे हैं, फौज में भी देते हैं। और अगर सवर्ण खत्म कर दिया जाएगा तो निश्चित समझ लेना ये देश गर्त में चला जाएगा, क्योंकि राष्ट्र को सवर्ण ही चला रहा है और हमेशा से चलाता है। कहने का आशय बस ये है कि अब सवर्ण ये समझ चुका है कि हमारे पतन की तैयारी पूरी तरह से कर दी गई है। जो आपने कहा ना ब्लैकमेलिंग, आज पोजीशन ये है कि हमने खुद आंखों से बहुत सारी चीजें देखी हैं, आई वाज द आई विटनेस, तो कि जिस तरह से 4 लोगों ने मिलकर देश को बेचा और खरीदा गया, 4 गुजरातियों ने, उन्हीं ने ये देश चलाया, उन्हीं ने अपने ब्लैकमेलिंग की पोजीशनें पैदा की, लोगों की फाइलें बनाई, वीडियोस बनाए। आज खुद का बनने के बाद भी दूसरे देशों में तो उनने अपने को दोषी मान के रिजाइन भी किए, केस भी रजिस्टर्ड हो गए। ये बेशरम आदमी ने आज तक जवाब तक नहीं दिया, मुंह तक नहीं खोला। इसके एक मंत्री जो है वो सरदार, उसका पूरा चिट्ठा खुल चुका, तब भी सरकार को शर्म नहीं आई कि रिजाइन होना चाहिए। लेकिन निश्चित ही बहुत निकट भविष्य में इनकी और बहुत सारी ऐसी करतूतें सामने आने जा रही हैं, जो जनता ने, वो नेपाल में स्थिति हुई थी ना, वही स्थिति जनता इनकी करेगी, ये आप 100% मान के चलना। तो बहुत कम समय बचा है। ये तो आप मानते हैं कि जो क्योंकि अब आपने आरक्षण विरोध की आपने बात करी है, तो आरक्षण अब जिन्होंने संविधान बनाया है उनको आरक्षण क्यों ना मिले? अलंकार जी। नहीं, देखिए देखिए हम लोग जो मुद्दा है इसको, इस डिबेट को भटका रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है, हम लोग यूजीसी रेगुलेशन पर बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी उसपे हम कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने पहले बताया। नहीं, मेरा प्रश्न मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। हम -40 से अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो बेशक दीजिए। आप अपनी माता का इलाज आप -40 वाले से करवाएंगे? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। आप नहीं कराएंगे लेकिन तो दूसरा कौन करा लेगा? हाँ, दूसरे की माँ बेटी नहीं हो, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, आप नहीं कराएंगे तो कोई भी नहीं कराएगा। मैं अपना सवाल अलंकार जी शायद समझा नहीं पाया आपको, शायद मिश्रा जी समझ गए हो। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करते हैं जी, तो आप किसी भी आईटीआई से मांग लीजिए कोई प्रूफ, कहीं से भी निकाल लीजिए, एआई से पूछिए, ग्रॉक से पूछिए, उस व्यक्ति विशेष का जो उसका नाम हमने उधार दिया था, जिसे उस व्यक्ति विशेष ने इस संविधान संरचना में एक अनुच्छेद या एक आर्टिकल भी लिखा हो, आंसर आएगा नील, 0। इनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में कोई साथ दिया हो, आंसर आएगा नील। वाइस वर्सा, दे हैव सपोर्टेड तो इंग्लिश गवर्नमेंट, साइमन कमीशन का साथ दिया, पेशवाओं के विरुद्ध तक लड़ाइयां लड़ी इन लोगों ने, और ये अपने को कहते हैं हम जिस देश के हैं। थे कौन ये लोग? आज मैं बताता हूँ आपको, इनका पूरे सारे इतिहास गवाह इस बात। जो प्रजाति वहां पर थी, महार जिसे बोलते हैं, वो प्रजाति एक्चुअल में उस समय यहाँ के जो राजा महाराजा थे और जो अंग्रेज थे, वो हायर करके वहां से लाते थे, अफ्रीका से। वो हायर करके लाई हुई प्रजाति है। विदेशी हमें कहते हैं, विदेश से आए हुए तो नौकर चाकर आप थे अंग्रेजों के। हमने तो आपको पाला पोसा, हमारे उससे आप बड़े आगे। आप कहते हैं संविधान बना दिया। अरे संविधान की ए से लेके जेड तक एक अक्षर तो बताओ, क्या कर दिया आपने? संविधान की संरचना, संविधान का ड्राफ्ट जो तैयार किया, 243 आर्टिकल्स वो किए थे सर VN राव द्वारा। आप कहीं से भी उठा के देखिए।